हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आइए, हम कल वाली जो क्लास थी हमारी जो कल वाली क्लास थी 1857 की जो क्रांति चल रही थी, तो उसमें से हमने करीबन 26 के लगभग क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज हम 26 के बाद में प्रश्न देखेंगे। तो वे प्रश्न जो कल हम करा रहे थे उन्हीं से संबंधित आज भी वही प्रश्न होंगे, ठीक है ना। और चलो देखते हैं उन प्रश्नों को। हमने कल इसमें डिटेल डिस्कशन भी किया था दोस्तों, तो आज फिर से हम उसी टॉपिक को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में जो कह रहा है, क्या कहता है प्रश्न, चलिए देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है 1857 की क्रांति को ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कहा? क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, या सैनिक विद्रोह, या महान क्रांति, या सामाजिक आंदोलन? तो दोस्तों, इतना तो पता ही है कि जो अंग्रेज थे, हम अंग्रेजों के विरुद्ध ही लड़ रहे थे, तो अंग्रेज से महान क्रांति तो कहेंगे नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तो वो इसे भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। हम और सामाजिक आंदोलन तो कहेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आप इस क्रांति का जो, क्योंकि भारत में अंग्रेजों की सरकार थी और अंग्रेजों की सरकार के चलते तो वो सामाजिक आंदोलन अपने आप को बुरा तो साबित नहीं करेंगे, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ये भी नहीं कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? सैनिक विद्रोह है, ठीक है ना, क्योंकि वो सिर्फ यही से कह सकते हैं जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया है, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ तक कि एक जो मतलब जो अंग्रेज थे उनमें से एक इतिहासकार थे कूपलैंड और जेम्स आउटरम। तो ये बताते हैं जो 1857 की जो क्रांति थी, तो ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं जो 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बताते हैं। क्या बताते हैं? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, ठीक है ना। तो ये कौन बताता है? ये जेम्स आउटरम, क्या नाम है? तो जेम्स आउट आउटरम, ठीक है ना। तो जेम्स आउटरम बताते हैं और कूपलैंड, ठीक है, ये दो जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि ये एक धार्मिक दंगा है 1857 की क्रांति, और हिंदू मुस्लिम जो आपस में लड़ रहे थे। पर इसके अगर विपक्ष में देखें, जो विपक्ष में तरफ क्या कहता है, इसका जो परिणाम क्या था, दरअसल ये कैसी लड़ाई थी 1857 की क्रांति थी, वो क्या क्रांति थी? तो इसमें जो जो प्रमाण मिलते हैं तो इसमें क्या है, जो हिंदू और मुस्लिम, जो हिंदू मुस्लिम थे तो इनमें एकता दिखाई जाती है। ये दोनों एक होकर लड़ रहे थे, ठीक ना। और नेतृत्व कौन करता है? तो बहादुर शाह जफर करते हैं नेतृत्व, ये तो हमने कल बताया ही था, ठीक है। बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है, ये उस समय राजा थे, ये नेतृत्व करते हैं। और सेनापति कौन थे? तो बख्त खां, ठीक है। तो कौन थे? जो बख्त खां थे वो सेनापति थे। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हिंदू मुस्लिम में एकता है, ना कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, ना कि कोई धार्मिक दंगा। तो ये कैसा है? ये एक स्वतंत्रता संग्राम था, एक महान क्रांति भी कह सकते हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसे देखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये कैसी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, वही सामाजिक आंदोलन भी है ये, और महान क्रांति भी है। तो अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उन्होंने कहा ये सैनिक विद्रोह है, ठीक है। इस क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में क्या कहा है? तो ये एक सैनिक विद्रोह है, ठीक है ना। और जो कुछ लोग कहते हैं, जो इतिहासकार हैं उन्हीं अंग्रेजों के, ठीक है, जो अंग्रेजों को पश्चिम बोलते हैं, तो वो कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम ये हिंदू मुस्लिमों के बीच में लड़ाई है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और ईसाई धर्म के विरुद्ध भी ये धर्म युद्ध कह सकते हैं इसे, तो ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये 28वां ये कह रहा है 1857 के विद्रोह में किसने ग्वालियर पर कब्जा किया था? तो कौन था जिसने ग्वालियर पर कब्जा किया था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। तो हीरोज, जहाँ तक कि मैंने कल बताया था, जो हीरोज था, जो एक अंग्रेजी सेनापति, उससे लड़ते हुए जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो शहीद हो जाती हैं, ठीक है। तो वो एक इतिहास, वो एक कहता है हीरोज, जो क्या कहता है, वो कहता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी कि वो
जो विद्रोही थे उन विद्रोहियों में सबसे ज़्यादा जो मर्दों की तरह जो लड़ रही थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। एकमात्र मर्द कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है ना दोस्तों, उनकी तारीफ में ये बात कहता है क्योंकि एक महिला होकर उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है? तो ग्वालियर में हो जाती है उनकी मृत्यु। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह, ये 29वां क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? क्या कुंवर सिंह या नाना साहेब, तात्या टोपे या बहादुर शाह जफर? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर जी थे, ये कहाँ पर कर रहे थे? तो इन्होंने नेतृत्व कहाँ का किया? दिल्ली का। ठीक है ना, तो ये तो होंगे नहीं, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? कुंवर सिंह। क्या नाम है इसका? राइट आंसर क्या होगा? तो वो होगा कुंवर सिंह। ठीक है ना, तो क्या होगा? कुंवर सिंह। तो ये कहाँ पर? ये दिल्ली में। ठीक है, और नाना साहब और तात्या टोपे, ठीक है, तो ये कानपुर में है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कल हमने इसका डिटेल डिस्कशन करा दिया था, और अगर आपने कल की वीडियो ना देखी तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें एक बार, और आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो ये करा क्वेश्चन नंबर 30, ये करा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो दोस्तों ये अभी हमने बताया। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। तो बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है ना, तो बहादुर शाह जफर सेकंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनसे पहले जो थे वो, यानी कि जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर सेकंड, तो यही एक अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? और वहीं अगर सेनापति की बात करें तो सेनापति कौन थे? तो उनका क्या नाम था? बख्त खां। क्या नाम था? जो बख्त खां थे वो सेनापति थे, बख्त खां। ठीक है, ये कौन थे? तो ये सेनापति थे। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट ये कह रहा है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों कानपुर में जो नेतृत्व का मतलब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था तो वो कौन थे? नाना साहब थे। तो नाना साहब, तात्या टोपे, ठीक है ना, तो ये इसका जो राइट आंसर वो क्या है? नाना साहब है। ठीक है, नाना साहब थे जिन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था, और वहीं सेनापति के रूप में कौन थे? तात्या टोपे। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, अगर कहीं ये लिखा है अगर नाना साहब ऑप्शन में ना हो तो आप तात्या टोपे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हाँ, तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, ये कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के सैन्य कमांडर कौन थे? तो दिल्ली के सैन्य कमांडर थे, उनका क्या नाम था? अभी मैंने बताया था, उनका क्या नाम था? बख्त खां। क्या नाम था? तो बख्त खां था। ठीक है, और किन के नेतृत्व में चल रहा था ये आंदोलन? तो आप बताओगे बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में। ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकंड। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ये कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किन उपायों का सहारा लिया? क्या विद्रोहियों को कठोर दंड दिया गया? ठीक है, भारतीयों को उच्च पदों से वंचित कर दिया गया, या ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई? तो दोस्तों तो ये सभी उपाय अपनाए थे ब्रिटिश सरकार ने, यानी उपरोक्त सभी आंसर होगा, क्योंकि विद्रोही थे उनको पकड़कर उन्होंने बहुत ज़्यादा कठोर दंड दिया था। हाँ, ठीक है, इतना कठोर दंड दिया था उनको, किसी को तो मृत्यु दंड, किसी को 10 साल की सजा, तो बहुत ज़्यादा कठोर दंड दिया था। इसके बाद में अगर भारतीयों को उच्च पद पर जो उच्च पद पर जो भारतीय बैठे थे उनको भी निष्कासित किया, और वो भी उनको पदों से वंचित कर दिया। ठीक है, वहीं अगर ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिकों की संख्या थी तो उसको घटाकर उन्होंने कम कर दिया। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके बाद में ये प्रश्न कह रहा है 35, 1857 की क्रांति के बाद भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या वो डलहौजी, या कैनिंग, या लॉर्ड वेलेस्ली, या हार्डिंग? ठीक है, तो दोस्तों हम अभी देख रहे थे, तो जो लॉर्ड डलहौजी था ये तो बहुत पहले हम देख चुके हैं। ठीक है, शुरुआत में इसका डिस्कशन कराया भी है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियाँ थी, व्यापक सिद्धांत, हड़प नीति, तो उसके तहत रानी लक्ष्मीबाई की जो शासन था उसको इसने हड़प कर लिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 35 का जो राइट आंसर है वो होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग इस समय कौन था? वायसराय था। हाँ, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना दोस्तों, चलिए इसके बाद बात करते हैं। ये है 36, ये कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने 1857 की क्रांति के बाद भारतीय राजाओं के प्रति क्या नीति अपनाई थी? तो
फिर इसमें देखा जो ब्रिटिश सरकार थी, तो उसने एक चीज़ समझ में आई ब्रिटिश सरकार के कि हिंदू मुस्लिम तो एक हैं, क्या है, हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है हम भारत पर लंबे समय तक और शासन नहीं कर सकते। क्योंकि जो 1857 की जो क्रांति थी, 1857 क्रांति के बाद में दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों की, जिस अंग्रेज सरकार की नींव हिल गई थी, ठीक है, उनके पैर उखड़ने लगे। अब उन्हें ये लगने लगा कि अब तो हमारा यहाँ टिकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अब हम पता नहीं कब कितना यहाँ से चले जाएं, ठीक है। अब उनका जो दाना पानी है वो अब यहाँ से सिमटने लगा, ठीक है ना। तो अब उन्होंने एक नीति अपनाई, उन्होंने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक सिस्टम अपनाया जिसे कहते हैं फूट डालो और राज करो, ठीक है ना। तो उन्होंने ये अपनाया, ठीक है। और उसके बाद देखते होंगे आप लोग, ठीक है, यानी कि 1919 का जो एक अधिनियम आता है, ठीक है, और 1909, ठीक है, सांप्रदायिक, यानी कि 1909 में मुस्लिमों को अलग सांप्रदायिक वो दे दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने हिंदू मुस्लिमों क्या कर दिया, बंटवारा है। जो हिंदू मुस्लिम एकता थी और इसने, यानी कि 1857 क्रांति के बाद हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने खंडित कर दिया, हिंदू मुस्लिमों के बीच में दरार, ठीक है। जो हिंदू मुस्लिमों के बीच में क्या कर दी इन्होंने, तो दरार डालना शुरू कर दी। समानता की नीति तो अपनाएंगे, लोकतंत्र की नीति नहीं अपनाएंगे, सामूहिक दंड की नीति भी नहीं अपनाएंगे, ठीक है। इनसे क्या होगा, अगर सामूहिक दंड नीति अपनाएंगे, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ दंड देंगे, तो इसमें क्या होगा, फिर भी इनके बीच में एकता बनी रहेगी, क्योंकि बराबर बराबर मिल रहा है। वहीं अगर ये कह दें कि नहीं फूट डालो भैया और राज करो, ये सिस्टम क्या समझ रहे हो, यानी कि इनसे पहले कौन किनका राज्य था, मुस्लिमों का था, ठीक है। तो मुस्लिमों को भी उनकी सत्ता छिन गई, तो उन्होंने सोचा अब मुस्लिमों की सत्ता छिन गई, तो इन्होंने कुछ रियायत दी मुस्लिमों को, ठीक है, कि तुम भी तो यहाँ राज करते थे, हैं, तो उनको कुछ रियायत दी, उन्हें सांप्रदायिक हित दिए, ठीक है, कि उन्हें अपने अपने पक्ष में, ठीक है। तो उसके बाद में जो फूट डालकर उन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच में क्या कर दिया, फूट डाल दी, और फिर उन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी कारण फिर उसके बाद लगभग 100 वर्ष तक, यानी 90-100 वर्ष तक फिर राज और किया, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद है ना, ये 37वां क्वेश्चन है, ये कह रहा 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा हिंसा कहाँ हुई थी, जो सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी वो किस जगह पर हुई थी। तो इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, कानपुर या लखनऊ या मेरठ। तो 37 का जो राइट आंसर वो क्या है, कानपुर, क्या है, कानपुर। तो कानपुर में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुई थी, कानपुर में। चलिए, इसके बाद में 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, अंग्रेजों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, क्या भारतीय सैनिकों का विद्रोह या जन समर्थन की कमी या आर्थिक संकट या भारतीय नेताओं की एकता। हाँ, तो सबसे बड़ी जो कमजोरी क्या थी, तो वो थी 38 का भारतीय सैनिकों का विद्रोह, ठीक है। क्योंकि लड़ेंगे कहाँ, जब सैनिक अंग्रेजों की सेना में सैनिक कौन थे, ज़्यादातर सैनिक भारतीय थे। अब भारतीय सैनिक ही अगर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाएं, तो मुट्ठी भर सैनिक और पूरे भारत, ठीक है, शरीर बराबर पूरा भारत और मुट्ठी भर सैनिक, उसमें भी भारत के लोग, तो मुट्ठी भर जो ब्रिटिश सैनिक यानी कि ब्रिटिश लोग, ठीक है, मुट्ठी भर अंग्रेज और पूरा शरीर बराबर भारत के लोग, तो फिर इसमें क्या होगा, मुट्ठी भर लोगों की चलेगी तो है नहीं, ठीक है ना। और उसमें भी जो भारतीय सैनिक थे वो भी विद्रोह खड़ा कर दें, तब किससे लड़ेंगे, किसका सपोर्ट होगा उनका, अंग्रेजों को, ठीक है। फिर तो सपोर्ट खत्म हो जाएगा ना। तो इनकी मेन जड़ क्या थी, जो सैनिक थे, जब वो ही विद्रोह करने लगे तो फिर क्या होगा, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, ठीक है ना, कि अगर ये उनके साथ में खड़े रहते तो बहुत बड़ी ताकत होती है, ठीक है ना। तो ये सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, तो ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही, ठीक है ना। इस कारण से वो सैनिक जो अंग्रेज थे उनके पैर उखड़ने लगे। इसके बाद में ये 39 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य 1857 के विद्रोह के बारे में सही नहीं है, ठीक है ना। ये एक संगठित विद्रोह था, यह पूरे भारत में फैल गया था, और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई और इसे व्यापक समर्थन भी मिला। तो ये एक असंगठित है विद्रोह था। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो इसका जो आंसर है, तो देखो ये वाला है ना, ये एक असंगठित विद्रोह था, तो ये वाला भी सही है, ठीक है। इसमें पूछा कि नहीं है, कौन सा वाला इसमें सही नहीं है, ठीक है ना। तो जब 1857 क्रांति हो रही थी, तो उस समय यह एक असंगठित विद्रोह था, क्योंकि एक साथ शुरू नहीं हो पाया ये, ठीक है। एक साथ शुरू होने की जो तारीख रखी गई थी 31 मई, कितनी, 31 मई, परंतु ये 31 मई को शुरू ना होकर शुरू कब हो गया,
10 मई को। कब होता है शुरू? 10 मई को शुरू हो जाता है। और कारण क्या था? वही कारण था इसमें, यानी कि तत्कालीन कारण क्या था? जो कारतूस थे, कारतूस में चर्बी का प्रयोग, कारतूस में कारतूस कारतूस में किसका प्रयोग? चर्बी का प्रयोग, ठीक है ना। तो कारतूस में चर्बी का प्रयोग करने लगे, तो इस कारण से विद्रोह शुरू होता है। और उसी समय पर उससे पहले मंगल पांडे की जो हत्या हो जाती है, ठीक है ना। मंगल पांडे एक अंग्रेजी में गोली मार देते हैं, उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है, यानी उनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद ये विद्रोह और ज़्यादा चलने लगता है। तो ये विद्रोह अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर शुरू हुआ। सबसे बड़ी कमी ये थी, और ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह जो शुरू हुआ ना, ये अगर एक साथ एक ही टाइम पर शुरू होता, एक ही समय पर अलग अलग टाइम, मतलब एक ही समय पर अलग अलग जगह पर शुरू होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, चलता ये। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो सहयोग था, पूरे भारत का इसमें सहयोग नहीं था, क्योंकि हमने अभी पिछली जो क्लास में बताया था, तो इसमें जो राजा रजवाड़े और शिक्षक वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने इसमें सहयोग करने से इनकार कर दिया। जिसमें आपने पंजाब, मद्रास और ये सिंधिया परिवार, यानी सिंधिया जो रजवाड़े थे, तो इन्होंने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। इन्होंने अंग्रेजों का फुल सपोर्ट किया, यहाँ तक कि अंग्रेजों को उन्होंने आर्थिक रूप से मदद भी की, ठीक है ना दोस्तों। तो अंग्रेजों की आर्थिक रूप से जो राजा रजवाड़े थे, उन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक रूप से भी मदद की और सैनिक रूप से भी मदद की। तो इस कारण से ये कैसा रहा, यह असंगठित रहा, ठीक ना। इसमें पूरे भारत का समर्थन नहीं मिला, और ये पूरे भारत में फैल गया था, ये बात सत्य है। ये पूरे भारत में फैल गया था, ये भी बात सत्य है, पर अलग अलग समय पर फैला, ठीक है ना दोस्तों। ये अलग अलग टाइम पर ये पूरे भारत में फैला, ठीक है। कहीं पर किसी टाइम पर शुरू हो रहा है, कहीं किसी टाइम पर शुरू हो रहा है, तो ये इसका जो फिक्स टाइम नहीं था, परंतु पूरे भारत में फैल गया था, ये बात सही है। और पूरे भारत में अलग अलग टाइम पर और जो अंग्रेजों ने ये इसका दमन भी किया था, ठीक है ना दोस्तों। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता भी देखी गई, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये बात भी इसमें सही है, हिंदू मुस्लिम एकता भी इसमें देखी गई, और इसे व्यापक समर्थन मिला, ठीक है ना। इसे व्यापक समर्थन मिला। तो ये बात कहीं तक इसमें ये बात गलत है, ठीक है ना। 39 का जो ये है ना, 39 का कौन सा होगा, तो ये पूरे भारत में फैला था। एक सेकंड दोस्तों, ये पूरे भारत में फैला था, ये वाला ऑप्शन गलत है। और बात बाकी इसे व्यापक समर्थन मिला, ये भी ऑप्शन सही है, परंतु ये पूरे भारत में फैला था, ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ठीक है ना दोस्तों। ये पूरे भारत में नहीं फैल पाया था। हाँ, कारण यही था कि ये इसे पूरे भारत में फैलने से पहले इसका दमन कर दिया था, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें जो राइट आंसर ये क्या है, पूरे भारत में ये नहीं फैल पाया था। हाँ, तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि चेन्नई, मद्रास वगैरह हमने बताया था, मद्रास से रजवाड़े थे, ठीक है ना। और वहीं पंजाब और ये सिंधिया, ठीक है। तो ये इन लोगों ने तो सहयोग नहीं किया, तो इस कारण से पूरे भारत में नहीं फैल पाया था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40वां। ये करा, किसने कहा कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह से अधिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से कम था? तो कौन है ये ऐसे व्यक्ति जिसने ये कहा था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या है, आरसी मजूमदार है। जो मजूमदार थे, आरसी मजूमदार, तो ये कहते हैं ये जो 1857 का विद्रोह है, सिपाही विद्रोह तो अधिक था, क्योंकि इसमें जनमानस लोग भी शामिल हुए थे। अकेले विद्रोह सिपाहियों ने नहीं किया, इनके अलावा जनमानस भी इसमें शामिल हुए थे, ठीक है ना दोस्तों। जनसाधारण लोगों भी इसमें उन्होंने भागीदार, मतलब भाग लिया, ठीक है, वो भी इसके भागीदार थे। परंतु ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से कम था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम तो तब माना जाएगा जब पूरे भारत में विश्व, यानी कि विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो पूरे एक राष्ट्र में एक साथ शुरू हो, ठीक है ना। एक साथ मांग शुरू हो कि नहीं हमको आज़ादी चाहिए, ठीक है, लेकर रहेंगे आज़ादी, ठीक है ना। तो एक साथ शुरू होता तो ये माना जाता, ठीक है ना दोस्तों। तो पूरे भारत में एक साथ ये शुरू नहीं हो पाया, और अलग अलग टाइम पर अलग अलग समय पर ये शुरू हुआ, ठीक है। इसलिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से थोड़ा कम था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य 1857 के विद्रोह के बारे में सही नहीं है? क्या ये एक असंगठित विद्रोह था? ये तो सही है। ये पूरे भारत में फैल गया था, ये ही सही नहीं है, ठीक है ना। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखेगी, तो ये देखो अभी वाला क्वेश्चन है, ऊपर हमने देखा था, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ये पूरे भारत में फैल गया था, ये वाला सही नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, है। तो मिलते हैं फिर कल, और एक और क्लास लेकर आते हैं किसी और टॉपिक पर, ठीक है।
तो 1857 की जो क्रांति थी लगभग हमने पूरी कर चुकी है, ठीक है। इसमें और भी विद्रोह वगैरह होते हैं, तो अगर चाहते हो तो फिर आप कमेंट करना, तो हम वो भी बताएंगे, ठीक है। कुछ जो विद्रोह होते हैं सैनिकों के विद्रोह, वो भी हम बताएंगे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में और डिटेल में बताएं। तो दोस्तों चलिए इसमें थोड़ा सा टॉपिक और अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। तो अगर हम ये देखें कि जो 1857 जो क्रांति थी, 1857, ये क्रांति असफल क्यों हुई? असफल होने के कारण क्या थे? असफलता अगर लिखें यहाँ पर, असफलता के कारण क्या थे या असफल क्यों हुई, ठीक है ना। तो इसके कारण जाने, तो अगर हम देखें तो जो 1857 क्रांति थी, ये साझा उद्देश्य के स्थान पर, यानी कि एक इन सब का एक ही उद्देश्य नहीं था। क्रांति जब शुरू हुई थी तो उन जो शुरू करने वाले लोग थे, उन सब का उद्देश्य एक नहीं था। उन सब का उद्देश्य ये नहीं था कि हमको एक साथ आज़ादी चाहिए, ठीक है ना। तो उन सब का अलग अलग कुछ निजी स्वार्थ थे, कुछ निजी उद्देश्यों के चलते ये क्रांति असफल हुई। जैसे इसमें अगर देखें तो जो नाना साहब थे, यानी कि नाना साहब, तो नाना साहब का उद्देश्य क्या था? नाना साहब का जो निजी स्वार्थ क्या था, तो इनकी पेंशन बंद कर दी थी सरकार ने। इनकी पेंशन व उपाधि, ठीक है, इनकी पेंशन और उपाधि के चलते इन्हें विद्रोह करना पड़ा, ठीक है ना। जो अंग्रेज सरकार ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी, और एक निश्चित योजना तथा एक संगठन का अभाव था, ठीक है ना। इस 1857 के विद्रोह में, या 1857 क्रांति में एक निश्चित योजना और संगठन का अभाव था, ठीक ना। कोई निश्चित योजना नहीं बन पाई थी। दूसरी बात अगर हम इसमें देखें, जैसे कि कमजोर केंद्रीय संगठन, यानी कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी, यानी कि एक ही चीज़ को फोकस, किसी एक को मालिक मानकर इन्होंने, यानी किसी एक को नेतृत्वकर्ता मानकर ये विद्रोह नहीं किया शुरू, ठीक है। आपने देखा हो केवल दिल्ली में ये चीज़ हुई थी कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेतृत्वकर्ता मानकर ये विद्रोह शुरू किया था, परंतु पूरे भारत में ये ऐसा सिस्टम नहीं हुआ था। जिसमें राजा रजवाड़े थे वो सहयोग नहीं कर रहे थे, और जो शिक्षित वर्ग था वो भी इसमें सहयोग नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं। और इसमें रणनीति और अगर कार्य योजना का अभाव था, ठीक है। जैसे क्रांति का आरंभ 31 मई को होता है, 31 मई 1857 को होना था, परंतु होता कब है? ये 10 मई को शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो जो रणनीति और कार्य योजना थी, तो वो उसमें डिसबैलेंस थी, ठीक है ना। उसका कोई मतलब उसका अभाव था। अगर रणनीति हमने बनाई है, जैसे मान लो हमने कोई काम शुरू किया, तो अगर इसने रणनीति बनाई थी 31 मई की, 31 मई की जो रणनीति थी कि 31 मई को हम आंदोलन शुरू करेंगे, परंतु होता कब है शुरू? ये होता है 10 मई को। तो जिस कारण ये भी एक इसका असफल होने का कारण है। और अगर हम देखें भाई, अधिकांश जो देसी रियासतें और ज़मींदार हैं, ठीक है, जो देसी रियासत और ज़मींदार हैं वो किसका सहयोग करते हैं? तो ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते हैं। तो दोस्तों, जो अधिकांश देसी रियासतें और ज़मींदार लोग किसका सहयोग कर रहे थे? तो देसी रियासत मतलब ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर रहे थे, जिसमें पटियाला, क्या नाम है, यानी कि पटियाला, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर, कश्मीर, और जो आदि रियासतें, ठीक है, ग्वालियर, कश्मीर, वहीं अगर देखें सिंधिया, ठीक है, तो ये लोग किसका सहयोग कर रहे थे? तो ये अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। इनका डायरेक्ट सहयोग किसके साथ था? इनका डायरेक्ट सहयोग था ब्रिटिश सरकार के साथ में, ठीक है। तो ये ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो कैसे? ब्रिटिश सरकार को सैन्य तरीका से, यानी ये ब्रिटिश सरकार को अपनी सेना दे रहे थे। क्या दे रहे थे? सेना प्लस आर्थिक मदद भी कर रहे थे, ठीक है ना। पैसे से भी और शरीर से भी ये साथ दे रहे थे, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग कहता है, लॉर्ड कैनिंग क्या कहता है, यदि सिंधिया, लॉर्ड कैनिंग क्या कहता है? तो एक इतिहासकार है, अंग्रेजी इतिहासकार, वो कहता है, जिसका नाम है लॉर्ड मतलब कैनिंग। इतिहासकार नहीं, ये तो एक वायसराय भी था, जनरल था, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग, यानी कैनिंग कहता है कि अगर सिंधिया, कौन? सिंधिया भी, यानी कि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही भारत
छोड़ना पड़ता, ठीक ना। तो कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग, वो कहता है अगर सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे भारत कल ही छोड़ना पड़ता, ठीक ना। तो ये बात कौन कहता है? ये कैनिंग कहता है। तो इसका मतलब जो अगर सिंधिया सबसे बड़े गद्दार देश के अंदर, ठीक है, तो उन्होंने अगर वो भारत में सहयोग करते, अगर वो यानी कि आंदोलन में सहयोग करते तो देश आज़ाद 1947 के बजाय 1857 में होता, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात देखें, जो कुशल नेतृत्वकर्ता का अभाव था, कुशल नेतृत्वकर्ता का अभाव, जिसमें बहादुर शाह जफर और नाना साहब, ठीक है, बहादुर शाह जफर और नाना साहब कैसे थे? अत्यधिक उम्रदराज व्यक्ति थे। जो बहादुर शाह जफर और नाना साहब थे वो एक यानी कि उम्रदराज व्यक्ति थे, ज़्यादा एजड थे, ठीक है। तो एक तो ऐसे ही कमज़ोर हो गया, ठीक है, नेतृत्वकर्ता ही हमारे कमज़ोर हैं। दूसरी बात देखें, जो कुशल नेतृत्वकर्ता जैसे अगर तात्या टोपे होते या वीर कुंवर सिंह होते, रानी लक्ष्मीबाई आदि की अगर ये इनका नेतृत्व में होता तो और ज़्यादा आनंद होता, ठीक है। तो ये लोग कुशल नेतृत्वकर्ता कौन थे? जैसे तात्या टोपे और वीर कुंवर सिंह, ये तो जवान थे। रानी लक्ष्मीबाई बहुत ज़्यादा कुशल नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है। तो आदि को अगर अकेले भारतीय नेतृत्वकर्ता ना मिलना, ठीक है, अगर इनको नेतृत्व मिलता, एक नेतृत्व में अगर ये आंदोलन चलता तो बहुत ज़्यादा सफल होता, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कैसे थे? बुजुर्ग थे। वह हमने देखा ना अभी कानपुर में कौन कर रहे थे, तो कानपुर में कर रहे थे क्या नाम, नाना साहब। और दिल्ली में कौन थे? तो दिल्ली में थे जो दिल्ली में थे, दिल्ली में कौन थे? अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में थे, अभी बताया मैंने, बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे। तो अगर इनकी जगह पर नेतृत्व करने वाले कौन होते? या नेतृत्व करने वाले तात्या टोपे होते, ठीक है, और या लक्ष्मीबाई होती, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो या फिर या वीर कुंवर सिंह जो कि बिहार में इन्होंने शुरू किया था। अगर या इनके नेतृत्व में ये होता तो आंदोलन की दिशा और दशा दोनों ही अलग होती, ठीक है ना दोस्तों। दूसरी बात अगर हम देखें, आंदोलन ये असफल क्यों रहा? कारण क्या था? अंग्रेजों के पास में अत्याधुनिक हथियार थे, ठीक है ना, परंतु जो भारतीय लोग थे उनके पास में हथियार, मॉडर्न हथियार नहीं थे। ये सबसे बड़ा कारण था। जो आधुनिक हथियार और युद्ध तकनीक और टेक्नोलॉजी का अभाव था। जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों पर किसका अभाव था? यानी कि आधुनिक हथियार, मॉडर्न वेपन, यानी कि आधुनिक हथियार, ठीक ना, हथियार और युद्ध तकनीक, वहीं अगर देखें यानी कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका अभाव था, ठीक है। परंतु अंग्रेजों के पास इसकी पूरी तरह से वो सक्षम थे इस समय, ठीक है। उनके पास आधुनिक हथियार भी थे और युद्ध टेक्निक भी थी, और परंतु भारतीयों के पास ऐसा टेक्निक नहीं थी और युद्ध मतलब आधुनिक हथियार भी नहीं थे। यानी कि अंग्रेजों के पास अगर देखा तो उनके पास में क्या आवागमन और संचार के साधन के बहुत ज़्यादा प्रयोग था, ठीक है, बहुत चीज़ थी उनके पास में। संचार के लिए जैसे आवागमन के लिए उनके पास में अच्छी व्यवस्था थी, परंतु लोगों के पास नहीं थी। तो इसका अभाव था। एनफील्ड राइफल होती है एक, क्या? एनफील्ड राइफल, बहुत आधुनिक बोली जाती है एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल जैसी ये किसके पास थी? अंग्रेजों के पास, परंतु भारतीयों के पास नहीं थी। तो इस कथन में जो नाना साहब कहते हैं, तो एक कथन है, नाना साहब क्या कहते हैं, यह नीली टोपी वाली राइफल, एनफील्ड राइफल बोलते हैं जिसे, यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। अगर भारतीयों के पास ऐसी राइफल होती तो अंग्रेजों के पैर उखड़ जाते यहाँ से, ठीक ना, वो चल देते। तो नाना साहब क्या कहते हैं, अगर नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही आदमी को मार देती। ये किसके पास थी? तो ये थी अंग्रेजों के पास में, ठीक है। जब अंग्रेज इसे लेकर चलते थे तो इसे देख के लोग बहुत डर जाते थे, कहीं ये अगर ये गोली चलेगी तो मर ना जाए, तो उससे पहले ही आदमी को मतलब कलेजा कप जाता था, ठीक है ना। दूसरा एक और पॉइंट है जिसके कारण ये 1857 क्रांति असफल रही, तो जिसमें क्या था? शिक्षित वर्ग। कौन थे? शिक्षित वर्ग।
शिक्षित वर्गों का सहयोग ना मिलना, ठीक है, शिक्षित वर्ग का क्रांति में शामिल ना होना, तो ये भी एक कारण था। इसमें यदि यह वर्ग लेखों और भाषणों के द्वारा लोगों को उत्साह देता, ठीक है, संचार किया होता है इसने, जैसे जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षित वर्ग क्या करेगा, लाठी चलाने तो जाएगा नहीं ये, तो अगर ये कोई लेख लिखता, ठीक है, लेखों के माध्यम से, यानी कि कोई मैगजीन वगैरह लिख दी उसके माध्यम से, या अखबार चला रहे तो उसके माध्यम से, यानी कि जगह जगह पर अंग्रेजों की बुराई करें और भारतीयों को उत्साह भरे हैं, ठीक है, कि फलानी जगह पर ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है, ठीक है, और इसमें ये चीज़ होगी, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ठीक है। तो इसमें इससे क्या होता है, आज का जो जैसे कि जो मीडिया है, ठीक है, आज जो सोशल मीडिया है, उस समय पर अगर जैसे ये सिस्टम होते, ठीक है, उस समय पर जो लेख लिखते थे मैगजीन वगैरह, यानी कि जो ये अपने लेखों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से लोगों के अंदर उत्साह भरते, ठीक है, तो ये आंदोलन सफल होता। कैसा होता, बहुत ज़्यादा सफल हो जाता, ठीक है ना, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर ये ऐसा करते तो जो मान लो दूर दराज लोगों के पास में समाचार संदेश पहुंच जाते कि आंदोलन शुरू हो रहा है, 1857 क्रांति शुरू हो रही है और हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, 1857 क्रांति हो रही है, जिसके लिए अगर ये लेख लिखते और दूर दूर तक ये समाचार पहुंचता, लोग बात सुनते, तो इससे आंदोलन की दिशा और दशा दोनों अलग होती। तो ये नहीं हुआ, असफलता के ये सारे कारण थे, ठीक है ना। तो अगर हम एक बार हम देखें तो असफलता के कारण क्या थे, साझा उद्देश्य ना होना, आधुनिक हथियार ना होना, शिक्षित प्लस मध्यम वर्ग का ना होना, और गद्दारों के कारण, और कुशल नेतृत्व का अभाव, ये इसके महत्वपूर्ण कारण रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके जो कारण थे असफलता के, तो कौन कौन से कारण थे, साझा उद्देश्य ना होना, यानी कि सभी का उद्देश्य एक जैसा, एक ही उद्देश्य ना होना, सबके अपने अपने कुछ निजी उद्देश्य थे, जिस कारण से उन्होंने आंदोलन शुरू किया, ठीक है ना। और आधुनिक शिक्षा हथियार का ना होना, सॉरी आधुनिक हथियार का ना होना, शिक्षित प्लस मध्यम वर्ग का ना होना, और गद्दारों की वजह से ये आंदोलन असफल रहा, वहीं कुशल नेतृत्वकर्ता का अभाव था, ठीक है, ये इसके कारण थे। अगर हम देखें इस ये क्रांति हुई तो, ठीक है, असफल होने के कारण हमने बताया आपको। अगर हम इसमें ये देखें क्रांति के प्रभाव क्या रहे, ठीक है, इस क्रांति के जो ये क्रांति हुई 1857 की क्रांति के प्रभाव देखें तो प्रभाव क्या रहे या इसके परिणाम क्या रहे, ठीक है। तो दोस्तों इस क्रांति के जो प्रभाव और परिणाम की अगर बात करें तो 1858 का जो अधिनियम आता है, 1858 का अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जो 1858 का अधिनियम आता है, और इस अधिनियम में क्या बोला जाता है, जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है के शासन की समाप्ति कर दी जाती है। अब इसका शासन नहीं चलेगा, अब शासन कहाँ से चलेगा, तो क्राउन के माध्यम से चलेगा, सीधे ब्रिटेन से शासन चलेगा, ठीक है, राजा रानी का। परंतु जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चला रही थी वो खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी बात ये शुरू होती है, जो लॉर्ड डलहौजी की और बेलेजली की जो नीति चल रही थी, लॉर्ड डलहौजी की यानी कि विस्तारवाद की नीति चल रही थी, वो खत्म हो जाती है। तो यानी कि दूसरा जो प्रभाव क्या रहता है, तो विस्तारवाद, जो विस्तारवाद है ना, विस्तारवाद की नीति का त्याग करते हैं ये लोग, ठीक है, अंग्रेज लोग क्या करते हैं, फिर विस्तारवाद की नीति का त्याग करते हैं। और वहीं दूसरी बात देखें इसके बाद में और भी क्या कारण या क्या प्रभाव रहे, ठीक है, इस क्रांति के, जो देसी रियासतों के प्रति इनकी उदार नीति शुरू होती है, ठीक है, देसी रियासतों के प्रति ये उदार हो जाते हैं, और समाज सुधार नीतियों का स्थगन होता है, ठीक है, सैन्य सुधार होता है, भारतीयों की कमी कर देते हैं उसमें, अन्य और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए ये तो रहे, ये इसके कुछ प्रभाव थे और कुछ प्रभाव और इसके कुछ असफलता के हमने कारण बताए, ठीक है ना दोस्तों। तो उस प्रभाव के तहत अगर हम देखें, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी शासन का अंत तो हो जाता है, तथा तो ये सिस्टम कहाँ पहुँच जाता है सारा, अब क्राउन के पास में, कहाँ पर, अब सिस्टम कहाँ चलता है, तो क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। किसका शासन शुरू होता है, तो क्राउन का शासन, ठीक है, क्राउन का शासन आरंभ हो जाता है। और ये घोषणा कब होती है, तो इसकी जो घोषणा है वो होती है 1 नवंबर को, कब होती है, 1 नवंबर 1858 को, ठीक है ना दोस्तों।
1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा शुरू होती है, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो घोषणा करने वाला कौन था? तो घोषणा करने वाला कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना दोस्तों। तो शासन संचालन हेतु ब्रिटेन में भारत सचिव, ब्रिटेन में कौन? एक तो भारत सचिव और 15 सदस्यीय समिति का गठन होता है। शासन चलाने के लिए क्या होता है? ब्रिटेन में भारत का एक सचिव बैठेगा और 15 सदस्यों की एक समिति बनेगी, ठीक है ना दोस्तों। 15 सदस्यों की एक समिति बनेगी। एक क्या बना? सचिव, भारत सचिव, ठीक है। तो एक पद बनता है भारत सचिव का। किसका पद बनता है? तो भारत सचिव और 15 सदस्यों की कमेटी, ठीक है। 15 सदस्यों की कमेटी बनती है, ठीक है दोस्तों। वहीं गवर्नर जनरल का जो वायसराय है, ठीक है, गवर्नर जनरल का वायस यानी कि वायसराय के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। जो गवर्नर जनरल होता है उसका जो नाम चेंज करके अब उसे क्या बोलने लगे? तो वायसराय बोलने लगे। वायसराय क्या होता है? वो क्राउन का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल था जो हमारे भारत में, यानी कि जो गवर्नर जनरल है, क्या है? गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इसकी जगह पर कौन बनेगा? इसे क्या बोलने लगे? तो इसे बोलने लगे वायसराय। क्या बोलेंगे? इसे बोलने लगे वायसराय, वायसराय, ठीक है। और वायसराय कौन होता है? तो ये होता है, जैसे ब्रिटेन में क्राउन होता है वैसे उसका जो प्रतिरूप यानी कि उसकी जो छाया कह सकते हैं, उसका प्रतिरूप भारत में कौन होगा? तो वायसराय होगा। जो ब्रिटेन का जो क्राउन है, क्राउन का प्रतिरूप, ठीक है, या प्रतिनिधि कह सकते हैं, ठीक है ना। क्राउन का प्रतिनिधि कौन होगा? तो ये वायसराय होगा, ठीक है। वायसराय के रूप में चेंज कर दिया। और प्रथम वायसराय कौन था? उसका नाम क्या था? तो उसे बोलते हैं लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना दोस्तों। अभी बताया मैंने, क्या बताया? लॉर्ड कैनिंग। और इसके बाद में इस 1857 क्रांति का और क्या प्रभाव रहा? तो और इसका प्रभाव ये रहा, जो देसी रियासतें थीं उनके प्रति उदार नीति शुरू होगी। देसी रियासतों के प्रति उदार नीति है। जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें, ठीक है दोस्तों, देसी रियासतें, इसके प्रति उदार नीति शुरू होगी। यानी कि जो अंग्रेजी शासन थे, अंग्रेज थे, तो जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या चाहते थे? वो भारत का, पूरे भारत का एक साथ विलय, ठीक है, जितने भी देसी रियासत हैं उन सबका ब्रिटिश भारत में विलय चाहते थे, ठीक है ना। तो अब वो विलय नीति खत्म कर दी जाती है और व्यापक जो, यानी कि अंग्रेजों ने कौन सी, मैंने बताया था पिछली क्लास में और इस क्लास में बताया था, जो लॉर्ड डलहौजी था उसने जो सिद्धांत दिया था व्यापक नीति का, ठीक है, व्यापक सिद्धांत दिया था जिसे हड़प नीति कहते हैं या गोद निषेध नीति कहते हैं, जिसके माध्यम से अवैध तरीके से, अनैतिक तरीके से और जो रियासतें थीं उसे ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था, ठीक है ना दोस्तों। तो अब वो चीज़ त्याग देते हैं ये लोग। इसके बाद में सभी राजा जो होते हैं, जो भी राजा थे, जो भी रियासतों के राजा रजवाड़े थे, वो सब ब्रिटिश ताज के अधीन आ जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रहेगा। जो देसी रियासतें जो राजा थे, राजा कहाँ पहुँच जाएंगे? अब किसके अधीन होंगे? तो ये ब्रिटिश जी डायरेक्ट होंगे, फिर किसके अधीन? ब्रिटिश ताज के अधीन, ठीक है ना। तो ये ब्रिटिश ताज के अधीन आ जाते हैं। और क्या होता है, और क्या प्रभाव पड़ा इस 1857 क्रांति का? तो आर्थिक नीतियों में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके चलते इस क्रांति के फलस्वरूप फिर क्या होता है? आर्थिक नीतियों का भी परिवर्तन होता है, जिसमें सरकारी खर्च में, ठीक है, सरकारी खर्च में कटौती या होती है। और 300 से अधिक जो वार्षिक आय वाले हैं, 300 रुपये से अधिक, यानी 300 से अधिक वाले हैं, ठीक है, 300 से अधिक होंगे उन पर ही कर लेगा, ठीक है, उन पर क्या लगेगा? आयकर, ठीक है, उन पर क्या लगेगा? आयकर। और क्या होता है? रेल व्यवस्था शुरू होती है, सिंचाई व्यवस्था शुरू होती है। क्या होती है? सिंचाई व्यवस्था, ठीक है। आदि में निवेश होता है, ठीक है, आदि में इन सभी में क्या होता है? निवेश शुरू होता है, ठीक है। और इनके उद्धार मतलब इनकी व्यवस्था की जाती है, रेल व्यवस्था, और इन सभी के लिए काम किया जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है? उदारवादी नीति और 1861 का जो अधिनियम आता है, जिसमें महारानी विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया केसर ए हिंद की उपाधि धारण की, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने जो 1861 का जो अधिनियम था उसके माध्यम से
उसकी उदारवादी नीति के तहत तो जो महारानी विक्टोरिया थी जिसने किसकी उपाधि धारण की, केसर हिंद की, और ये कब होती है 1876 में उपाधि धारण करती हैं। और सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता का सिस्टम शुरू होता है, ठीक है। सिविल सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आगमन या प्रतियोगी परीक्षा का स्टार्टअप होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, ये प्रभाव थे। और जातीय भेदभाव सांप्रदाय को तो बढ़ावा मिलता है, ये फूट डालो और राज करो जैसी नीति शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके चलते फिर तो अंग्रेजों को लगता है कि ये तो सभी एक हैं, तो फिर वो क्या करते हैं अंग्रेजी लोग, फिर अब इनमें भेदभाव के लिए फिर इन्हें जातिगत भेदभाव करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिर जातिगत भेदभाव और चरम सीमा पर करते हैं ये, और सांप्रदायिक हिंसा को और बढ़ावा देते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। जो कम्युनलिज्म बोलते हैं या सांप्रदाय को ये बढ़ावा देते हैं, और जिसके तहत फूट डालो जैसी राज करो नीति ये शुरू करते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं का जो राष्ट्रीय आंदोलनों का जो प्रादुर्भाव था वो बहुत ही ज़्यादा ये ख़त्म करने को रहते हैं, ठीक है ना। और भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करते हैं ये, ठीक है ना। ये नीति लाते हैं कैसी, भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। भारत से मुगल सम्राट का तो अंत हो ही जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी थी बातें इसमें, आज की क्लास में हमने ये चीज़ जाना, ठीक है। 1857 की जो क्रांति थी विफल क्यों रही और सफल कहीं तक सफल क्यों रही, तो ये चीज़ हमने इस फैक्ट पर हमने पूरी जानकारी ली और पूरी चीज़ें हमने पढ़ी, कवर की, ठीक है। और आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए फिर रखते हैं आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज के लिए ये क्लास यहीं समाप्त की जाती है। जय हिंद।